जय हिंद। मैं लोकप्रिय सहजपाल एक बार फिर आपके सामने हूं। तो पहली रिक्वेस्ट मेरी यही होती है कि आप मास्क पहन कर रखिए, बहुत जरूरी है। डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। आपको शायद ये भी लगेगा कि मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, तो शायद सही भी है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि हम एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में ही हैं। तो इसको मैं ऐसे स्टार्ट करना चाहता हूं कि नानक जी ने कहा है कि जो देखे सो कहे नहीं, जो देखे सो कहे नहीं, जो कहे सो देखे नाही, सुने सो समझे नहीं, सुने सो समझे नहीं, रसना दृग सुतना। यानी कि उनका तो कहने का अर्थ ये था कि भगवान जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से आपको मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो हम देखते हैं वो हम कह नहीं सकते, और जो कह रहे हैं उन्होंने देखा नहीं है, और जो सुन रहा है वो समझता नहीं है, और जो समझता है वो कह नहीं पाता। तो जितना मुझे समझ आता है वो मैं कहने की कोशिश करता हूं। तो हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी व्यक्ति को अपना भविष्य सौंपते वक्त ये देख लेते हैं कि किसी परिवार से संबंध रखता है या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। तो आपको या हम सभी को ये बात समझने की जरूरत है कि अगर हम ये कहें कि जो सोच एक व्यक्ति की आज है वो कल भी होगी, कोई कह सकता है? हमारी थोड़े से हालात बदलते हैं, हमारी सोच बदल जाती है। तो यही चीज है कि हम क्या करते हैं कि एक व्यक्ति को सांचे में डाल देते हैं कि ये ऐसा है तो ये हमारे लिए अच्छा करेगा, या ये ऐसा है ये हमारे लिए बुरा करेगा। तो ये अच्छा बुरा जो है इसको समझने की जरूरत है। हमारी जो पूरी प्रणाली है वो एक अलग ही तरह के रास्ते पे जा रही है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हम ये कहें कि जो सोच भगत सिंह की थी, जो सोच अशफाकुल्ला की थी, जो सोच खुदीराम बोस की थी, जो सोच इन सभी क्रांतिकारियों की थी, क्या वो भावना, वो सोच, वो जुनून आगे परिवार में चला जाएगा? वो कैसे संभव है कि परिवार में चला जाए? तो हम ये चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हम अपना भविष्य कुछ ऐसे लोगों के हाथ में दे दें, क्योंकि इसका दादा अच्छा नेता था, इसका नाना अच्छा नेता था, इसका फादर अच्छा नेता था। जैसे हम यूपी में देखते हैं कि चौधरी चरण सिंह का परिवार जो है, आपको लगता है कि जो उस व्यक्ति ने किया, बहुत बड़े काम किए, बहुत किसानों के लिए बहुत आइडियल थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। तो वही चीज अगर हम ये सोचकर ढूंढते हैं कि ये चीज जो है ये आगे टेस्टेड होगी, आगे उनके बेटे के पास चली गई, अभी ये आगे जयंत चौधरी के पास चली गई, तो आपको ये सोच बदलनी होगी। किसी व्यक्ति के लिए, विशेष के लिए एक सी मानसिकता कुछ दिनों तक रखनी मुश्किल हो जाती है, और यहां पर तो हम पीढ़ियों की बात करते हैं। आप व्यक्ति का आचरण देखिए,
ना कि उसका परिवार। और उसका मूल्यांकन समय समय पर होना चाहिए। ये नहीं है कि उस पर एक स्टैंप लगा दी हमने कि ये नेहरू का नाती है, ये गांधी का बेटा है या उनकी बेटी है, तो ये देश के हित में आ गए। इन्हें पता ही नहीं है कि देश हित होता क्या है। इनके क्रियाकलापों से, इनके बयानों से पता चलता है। जो व्यक्ति आपके अंदर विकास और आगे बढ़ने की बात करता ही नहीं है, उनकी सोच ही ये है कि आपको इतिहास के पन्नों से जोड़कर ऐसे रास्ते दिखाए जाएं जो आपको कहीं पर भी ना पहुंचा सके। क्या हुआ, जो आज इनकी व्याख्याएं हैं, जो आज इनकी सोच है, आज इनको हिंदू और हिंदुत्व अलग लग रहा है, इनके पैरामीटर्स क्या हैं? ये किस जाति, किस समुदाय, किस धर्म के प्रति समर्पित लोग हैं? इनका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई राष्ट्रवाद नहीं, कोई राष्ट्र धर्म नहीं। ये वो लोग हैं जिन्हें सत्ता चाहिए और वो हर कीमत पर चाहिए, चाहे उसके लिए खून बहे, चाहे उसके लिए दंगे हों, चाहे उसके लिए भ्रष्टाचार हो। इन्हें कोई इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो हमारी जो कार्य प्रणाली है उसमें यह होना चाहिए कि हम ये करते हैं कि 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, हम वोट डाल देते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति कहते हैं ना कि किसी को परखना हो तो उसको पावर दे दो, फिर देखो वो क्या करता है। अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व देखना हो तो उसे ये देखो कि वो छोटे, अपने से छोटे लोगों के साथ कैसे व्यवहार करता है, वो गरीब से कैसे बात करता है, वो एक मजदूर से कैसे बात करता है। तो यहां बात करना तो दूर, ये तो उनकी पहुंच से ही निकल जाते हैं। फिर वो 5 साल इनके चेहरों की तरफ देखता रहता है कि शायद मेरे हिस्से में कुछ आ जाए। फिर इलेक्शन आते हैं, फिर ये कहते हैं कि चलो तुम्हारे बिजली के बिल माफ कर देते हैं, तुम्हें महीने का 1000 रुपया दे देते हैं। तो इस मानसिकता को समझने की कोशिश है कि जिंदगी में तरक्की करना जो है वो 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 50,000 रुपया नहीं होता है। आपको अपने परिवार और एजुकेशन, जो बेसिकली हमारी मांगे हैं कि हमें अच्छी एजुकेशन मिले, हमें मेडिकल सिक्योरिटी मिले, हमें सोशल सिक्योरिटी मिले, और क्या है कि हम कम से कम इस बात को लेकर अपने मन में व्यथित ना रहें, अपने मन में चिंतित ना रहें कि हमारा भविष्य अनिश्चित है। हमें ये हो कि कल को बीमारी आ गई तो हमारी सरकार हमने ऐसी चुनी है कि वो हमारी हेल्प कर देगी। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है तो वो हमारी हेल्प कर देगी, और हम कम से कम इज्जत की रोटी खा सके। यहां पर जो सत्ता में बैठता है वो निचोड़ देता है, मजदूर को निचोड़ देता है, गरीब को निचोड़ देता है, पावरफुल को तो निचोड़ नहीं सकता। तो वो गरीब और मजदूर को, किसान को, इनको निचोड़ता है। और किसान क्या है, गरीब क्या है, मजदूर क्या है, वो फिर इनके चेहरों की तरफ देखता है। ये फिर वादे करते हैं, हम फिर सोचते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम खून चूसने वाले इन निशाचरों को बदलते रहते हैं कि शायद अब इनकी मानसिकता बदल गई हो, शायद अब इनकी मानसिकता बदल गई हो। तो ये सोशल रिफॉर्म जो है ये हमें चाहिए, ये बदलाव हमें चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने छोटे से तथ्य रखने लगा हूं, शायद उससे आप मेरी बात समझ सकें कि आप मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख या 1 करोड़ रुपया आपको लगता है कि आपके पास पड़ा है। कोई साधारण व्यक्ति ये सोच भी नहीं सकता कि इतनी रकमों को कभी देख भी ले। उससे तो रोजमर्रा की जरूरतें ही पूरी नहीं होती, सारी जिंदगी वो लड़ता रहता है। अगर कहीं पहुंचता भी है तो अपनी मेहनत से पहुंचता है, मेहनत से भी नहीं पहुंच पाता, उसमें भी आपको रिकमेंडेशन चाहिए, रिश्वत चाहिए, बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस चाहिए, प्रभावशाली हो आप तो आपको नौकरी मिल जाएगी। इस देश में आपके पास पैसा है तो आप पैसा कमा सकते हैं, आपके पास पावर है तो आप पावरफुल हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी चीज है जो एक भरे कुएं से भरे कुएं को पानी जा रहा है, जो सूखा कुआं है उसे कुछ नहीं मिल रहा।
इस बात को समझिए और ये देखिए कि आपने किन राजनीतिक पार्टियों को अपना भविष्य सौंप रखा है। तो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखने लगा हूं, उनको आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात करते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के योगी जी हैं, उनको बदलो, ये सही नहीं है, ये काम नहीं सही कर रहे। तो उस व्यक्ति का जो सीएम का टेन्योर है उसमें उसकी संपत्ति जो है वो 70 लाख के करीब है, जिसमें से आप ये समझ लीजिए कि 12 लाख तो उनकी सैलरी है, तो 70 लाख जो है वो समझ में आता है। अभी अपने दूसरी तरफ आप घूम जाइए तो आपको पता चलेगा मायावती जी उत्तर प्रदेश में, इनकी संपत्ति 5,000 करोड़ रुपए है। 5,000 करोड़ रुपए। पूछो कहां से आए हैं, तो कह रहे हैं कि मैं एग्रीकल्चर इनकम है, ये इन्होंने किसानी से कमाए हैं। कौन से किसान ने 5,000 करोड़ कमा लिए हुए? 5 करोड़ ही, 50 लाख ही कमा लिए हो, मुझे वो दिखा दे। 5 लाख ही कमा लिए हो, वो बता दे। ये 5,000 करोड़ कमा के बैठी हैं और ये एग्रीकल्चर की इनका एक सोर्स ऑफ इनकम है। और ये खुद को कहते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी के हैं और हम बाबा अम्बेडकर की सोच को लेकर चलते हैं। उसके बाद आपके महानुभाव अखिलेश जी, 1,300 करोड़ रुपए सीएम के एक टेन्योर में कमाए हैं। 1,300 करोड़ रुपए एक टेन्योर में कमा लिए। इनके घर देखिए, इनका रहन सहन देखिए, इनका लाइफस्टाइल देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। कांग्रेस के चंद्रबाबू नायडू, इनकी पोती है, उसके नाम 19 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हो सकता है उसने कमाए हो, हाँ हाँ पॉसिबल है, क्योंकि उम्र उसकी इतनी है ना, कमा लिए होंगे। 4 साल की है, तो 4 साल की उम्र में उसने 19 करोड़ कमा लिए हैं। तो ये आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। इसी के साथ आप, अच्छा, सोनिया गांधी जी की तो बात ही छोड़िए, वो तो 4th रिचेस्ट पॉलिटिशियन है वर्ल्ड की, दुनिया की 4th रिचेस्ट पॉलिटिशियन। और इनके एक फेल नेता हैं जो पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं हुए, उनका भी मैं आपको बता देता हूं। उनका नाम है जी अभिषेक सिंघवी। 1,000 करोड़ के मालिक हैं कांग्रेस के। ऐसे ही महाराष्ट्र में पवार जी, उनको द किंग ऑफ वेल्थ कहा जाता है। ऐसे ही गहलोत जी को ले लीजिए, दिल्ली जयपुर पर इनके हाईवे पर होटल्स होंगे, वो आप पता कर लीजिएगा। कश्मीर में चले जाइए, फारूक जी अब्दुल्ला साहब, 25,000 करोड़ रोशनी स्कैंडल में। ये एक स्कैंडल की बात कर रहा हूं। हाँ जी, तो ये मोदी जी का जो दिन रात हम गालें उनको बोलते हैं, गलत बोलती हैं पार्टियां, 3 लाख की एफडी है और एक अपार्टमेंट है, ये उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार का देख लीजिए, उनके जो पोते हैं आदित्य ठाकरे जी, 555 डायमंड तो उनके ब्रेसलेट में लगे हुए हैं। 16 करोड़ की उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज, बीएमडब्ल्यू कार, इसके अलावा गायत्री प्रोजेक्ट में, टाटा में, आईसीआईसीआई में, जिंदल में, आईडीएफसी में, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इनका बेइंतहा प्रॉपर्टी। जयललिता जी जो एक एक्ट्रेस थी, वो तमिलनाडु में उठी सोशल रिफॉर्म के तौर पर, और जब वो आई इस फील्ड में तो 66 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। जब यहां से हटी तो 310 करोड़ की, यानी $41 मिलियन की प्रॉपर्टी उनकी थी।
हरियाणा में चौटाला फैमिली की तरफ मुझे 1500 करोड़ के करीब इनकी प्रॉपर्टी है। 24 प्लेसेस पर इनकी प्रॉपर्टी ने सीबीआई ने रेड किया था, जिसमें से इनके 150 करोड़ की तो गुड़गांव में प्लाट है। तो ये मैंने फिगर्स आपको इसलिए बताई हैं कि एक चीफ मिनिस्टर है जो जिसकी 12 लाख रुपए सैलरी है, उसके अकाउंट में उसके पास 70 लाख की प्रॉपर्टी है। एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास 3 लाख की एफडी है और एक फ्लैट है। तो आपको नहीं लगता कि वो व्यक्ति राष्ट्रीय धर्म का पालन कर रहे हैं? राष्ट्रीय धर्म का पालन कर रहे हैं मतलब देश के बारे में कुछ कर रहे हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी की सारी पार्टी जो है, हर एक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल सही है। जैसे अभी उन पर आज बड़े जोर शोर से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि अयोध्या के मंदिर के आसपास की प्रॉपर्टी जो है वो बीजेपी के रसूखदार लोगों ने हड़प ली। तुमने तो देश हड़प लिया, तुमने तो देश हड़प लिया, देश का भविष्य हड़प लिया, कहीं कुछ छोड़ा ही नहीं। तो एक पैरामीटर्स को, यानी कि अगर बीजेपी का एक कार्यकर्ता कुछ गलत करता है तो वो नरेंद्र मोदी की गलती है। अगर किसी लीडर ने कुछ गलत कर दिया, अजय मिश्रा टेनी का जो था उसका बेटे ने लखीमपुर की घटना को अंजाम दिया, तो इस वक्त कहां पर है वो? स्विट्जरलैंड में जेल में बैठा है और सजा भुगतेगा अगर उसने किया है, तो उसकी जांच हो रही है। इससे पहले हमने कितने 2014 से पहले आपने कितने भारत के करप्ट नेताओं को जेलों में जाते देखा था? और आजकल के टाइम में ये इतने भ्रष्टाचार करने के बाद, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार करने के बाद भी ये लोग जो हैं, कोयले के घोटाले जो मनमोहन सरकार में हुए हैं, तो उसके बाद आप कहीं, मतलब इतने स्कैंडल हैं इन लोगों के नाम, इतनी ज्यादा इन्होंने तबाही मचाई है इस देश में, उसके बाद भी हम इनको ये अपने आप को बड़े शौक से, बड़े हुनरमंद तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि राम के नाम को बेचना शुरू कर दिया इन्होंने, ये करना। तो अपनी सोच को थोड़ा सा ट्रैक पर लेकर आइए और ये देखिए कि हमें ये जो सोशल रिफॉर्मर बनकर हमारे सामने आते हैं, जैसे अभी टिकैत साहब आए हुए हैं, आज जयंत चौधरी के साथ हवन में बैठे हुए थे, तो 3 कानून तो वापस हो गए, किसानों के हित के लिए आए थे, बाकी चीजें जो हैं वो भी एक्सेप्टेबल हो गई हैं। तो उनके बाद अब ये कौन सा रिफॉर्म लाना चाहते हैं? अब इनका सोशल गेन का टाइम है। क्यों? क्योंकि विश्वास जीत लिया। अब सोशल रिफॉर्मर से पावर को सेंट्रलाइज करेंगे और सेंट्रलाइज करके अब कोई सत्ता हासिल करो और पुश्तों तक के लिए कमा के छोड़ जाओ। ये बात आपको समझनी होगी कि ये हमें जो बदलाव चाहिए वो ये चाहिए कि कोई भी बड़ा डिसीजन हो तो उसमें पब्लिक ओपिनियन लेना चाहिए, चाहे वो पीएम ऑफिस हो, उनको चाहिए कि एक कम से कम एक कॉल सेंटर की तरह या एक कोई भी ऐसी एजेंसी बनाई जहां पर कोई भी डिसीजन बड़ा हो जो लोगों से जुड़ा हो, वो जब भी लिया जाए तो लोगों की राय ले ली जाए कि कितने % लोग इसके हक में हैं और उनके क्या विचार हैं, उसके बाद उसको डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दो। तो ये चीज समझ में आती है। हम एक बार इनको ये पहले एक चोर बैठता है, उसके बाद उस चोर पे वो कहता है अब के चोरी नहीं करूंगा, अब के आपको पैसे दूंगा। हम कहते हैं ठीक है, आपके उसको सत्ता दे दो। वो सत्ता में बैठ जाता है, वो फिर चोरियां करनी शुरू करता है, फिर हम कहते हैं कि नहीं अब दूसरा चोर सुधर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर बदलाव आया है इस देश में, जो कि दुनिया को पता है, दुनिया को क्या पता, जो अगर कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति, अगर आपको दुश्मन क्रिटिसाइज कर रहा है आपका, तो आप में कुछ बात होगी। तो नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज पाकिस्तान करता है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति इस देश के हित में है। तो हमें देश के हित में लेकर चलना चाहिए, सोच को लेकर चलना चाहिए। ये अभी इस इलेक्शन के टाइम पर इनका जो मेन मुद्दा है ये है कि धर्म के नाम पर इनको बांटा जाए, इनको भ्रमित किया जाए, इनको किसी तरीके से कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, लेकिन ये व्यक्ति जो है इसको सत्ता से हटाओ। अगर, क्योंकि अब इनको पता है कि अगर हमें राजनीति में सरवाइव करना है तो हमें हर हालत में अपने आप को उठाना होगा, और ये उठ सकते नहीं है, क्योंकि उठने के लिए व्यक्ति में कुछ मूल्य होने चाहिए, कुछ सिद्धांत होने चाहिए जो इनके पास ना कभी थे, ना कभी हैं, ना कभी होंगे। तो इनका राजनीतिक कैरियर खत्म कीजिए, इनको
देश की राजनीति से बाहर कीजिए, ताकि बेहतर लोग राजनीति में आ सकें और देश का कुछ भला हो सके। कोई व्यक्ति ऐसे खड़े करो, कोई पार्टी खड़ी करो ऐसी जो नरेंद्र मोदी के मूल्यों के बराबर खड़ी हो और कहे कि हम ये बेहतर करेंगे और ये कर सकते हैं, तो हम कोई चीज सोच सकते हैं। अगर ये कहें कि उनकी रिप्लेसमेंट में अब उन्हीं पुराने चोरों को लाके बिठा देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसी गलती ये देश दोबारा नहीं करेगा। ये सही रास्ते पर जा रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस बात को समझेंगे। अपना मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।